Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson Number 20, The Rat Trap, Part 5. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना आखिरी सबक इस माने में कि लेसन नंबर 20 का भी आखिरी सबक है और साथ ही साथ हमारा जो कोर्स है उसका भी आखिरी सबक है। ओके, तो लेसन नंबर 20 का जो हम पढ़ेंगे आज 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। और हमारी जो बात ख़त्म हुई थी कल के सबक में या पिछले सबक में, वो बात ये थी कि उसके वालिद साहब को अच्छा नहीं लगता है जब लड़की इसरार करती है कि नहीं मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ रहें, कम से कम एक दिन तो रह लें, ज़िंदगी भर तो परेशान ही रहते हैं, कम से कम एक दिन रह लेंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो उसके वालिद साहब जो है उसको इजाज़त दे देते हैं और उसको कुछ नहीं कहते। चुनांचे वो रहता है लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा सोता रहता है। ओके, तो उसको जगाया, फिर खाना खाया, फिर वो सो गया। तो यहीं पर हमारी बात ख़त्म हुई थी। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हम इसके अगले हिस्से को लेकर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें से हमारी जो बात शुरू हो रही है आज की वो है इन द इवनिंग, शाम के वक्त, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस के दरख्त को जलाया गया था। आसान सा जुमला है ये, पैसिव वॉइस है। और क्रिसमस ट्री यानी एक ख़ास दरख्त होता है, इस शेप में होता है और वो लोग लाइट लगा के उसको जलाते हैं, तो वही माना है। जलाने का मतलब आग लगाना नहीं, यहाँ पर रोशन किया उसको, इसको जलाया गया। दे वोक हिम अप अगेन, उन लोगों ने दोबारा उसे जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, और वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में। ब्लिंकिंग, ब्लिंक का मतलब होता है आग झपकना, इस हाल में कि वो आग झपक रहा था। ब्लिंकिंग यहाँ पर गरचे एक लफ्ज़ है, एक कलिमा है, लेकिन यहाँ पर इसका जो माना होगा वो ये होगा कि वो आग झपक रहा था। एज दो, ऐसा लग रहा था। एज दो का मतलब गोया कि या ऐसा लग रहा था। द कैंडल लाइट हर्ट हिम, कि जो मोमबत्ती की लाइट, कैंडल लाइट का मतलब मोमबत्ती की लाइट जो है, रोशनी, हर्ट हिम, उसे तकलीफ पहुंचा रही है। वो इस तरह से आंखों को झपक रहा था, ऐसा लग रहा था गोया कि मोमबत्ती की जो रोशनी है उसको जो है नुकसान पहुंचा रही हो या उसे तकलीफ दे रही हो। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वो दोबारा गायब हो गया, यानी फिर कहीं चला गया, यानी फिर सोने ही चला गया वो। 2 hours later, 2 घंटे बाद, he was aroused once more, तो aroused का मतलब था जगाना। So 2 hours later, 2 घंटे के बाद, 2 घंटों के बाद भी आप कह सकते हैं। he was aroused once more, कि उसे एक बार फिर से जगाया गया। he then had to go down, he then, फिर उस यानी जब उसको जगाया गया उस वक्त, he had to go down, उसे नीचे जाना था। कहाँ पर? इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज, और उसे खाना था क्रिसमस
के दिन जो मछली पकी थी और पोरीज। यानी जब दोबारा उसे जगाया गया तो उस जगाने का मतलब क्या था कि वो नीचे जाए डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग रूम में, और वहाँ जा कर के जो मछली बनी है उसको खा ले, यानी अपना खाना खा ले। As soon as they got up from the table, जैसे ही वो लोग टेबल से उठे, he went around to each one present. So he went around, वो गोल गोल घूमा। जैसे ही वो लोग टेबल से उठे वो चारों तरफ गया हर एक तोहफे के, यानी वहाँ पे तोहफा भी रखा हुआ था, हदिया भी रखा हुआ था, तो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया, यानी एक एक हदिये को देखा। एंड सेड, और उसने कहा, थैंक यू, शुक्रिया, एंड गुड नाइट, और शब खैर। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो नौजवान लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, शी गेव हिम, उसने उसे दिया, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, डैड की, इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उनके वालिद साहब की नीयत थी, डैड की, द सूट विच ही वोर, कि वो कपड़ा जिसे वो पहने हुए हैं, वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि वो क्या था, वाज वो था, टू बी होने के लिए, अ क्रिसमस प्रेजेंट यानी क्रिसमस का तोहफा। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसको अपने अंदाज में कैसे कहेंगे। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, कि जब वो नौजवान लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, यानी लड़की ने बताया, गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसे जो है समझाने के लिए दिया, यानी लड़की ने वजाहत की, डैड की, इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि उनके वालिद साहब की दिली तमन्ना थी या ख्वाहिश थी या उनकी नीयत ये थी, डैड की, द सूट विच ही वर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो कपड़ा पहने हुए हैं इसको तोहफे के तौर पर दे दिया जाए। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसको वापस नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर ही से मुराद आदमी है, जो अजनबी आदमी था, तो उसको कपड़ा दिया गया था, तो उसके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि कपड़ा हमने जो दिया है इसको एज हम क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर या क्रिसमस के हदिये के तौर पर लेंगे, और इसको हम वापस नहीं करेगा ये आदमी, ठीक है। एंड इफ, और अगर, इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस यू, इफ ही वांटेड, अगर वो ख्वाहिश रखता है, अगर वो चाहता था, है लफ्ज़ तर्जुमा, बट चूंकि ये इनडायरेक्ट में बात चल रही है ना, उसके वालिद ने कहा था तब वो बता रही इससे, तो वो अपने अल्फाज में बता रही है, तो इसलिए बोलेंगे एंड इफ, और अगर ही वांटेड टू स्पेंड, अगर वो गुजारना चाहता है नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगली जो है रात आएगी क्रिसमस वाली, उसको, इन अ प्लेस, एक ऐसी जगह में, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वो जो है बिल्कुल सुकून के साथ रह सकता है, एंड बी श्योर, और वो जो है यकीन कर सकता है, डैड की, नो एविल वुड बिफॉल हिम, एविल का मतलब होता है बुरी चीज़, बिफॉल, वुड का मतलब का, बिफॉल का मतलब वाक़ होना, हिम का मतलब उसे, यानी कोई बुरी चीज़ उसे वाक़ नहीं होगी, यानी अगर उसे इस बात का यकीन है कि जो है उसे, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, ही वुड बी वेलकम, तो उसका इस्तकबाल किया जाएगा, बैक, दोबारा, वेलकम बैक यानी दोबारा फिर से उसका इस्तकबाल किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि उसके वालिद साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर इस आदमी की ये ख्वाहिश है कि वो क्रिसमस को, यानी अगली जो क्रिसमस है वो ऐसी जगह पे गुजारे जहाँ पर जो है सुकून ही सुकून हो, और जहाँ पर उसे इस बात का यकीन हो कि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो उसका जो है फिर से इस्तकबाल, यानी वो यहाँ पर रह सकता है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, तो ये आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं है। विद का तर्जुमा हम वाले से करेंगे, द मैन विद द रेड ट्रैप्स, यानी चूहेदान के साथ जो आदमी था, चूहेदान वाला आदमी, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, उसने सिर्फ जो है नौजवान लड़की को घूर कर देखा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस का मतलब बिला महदूद, अमेजमेंट का मतलब हैरानी, यानी बिला किसी तहदीर के नहीं, मुकम्मल हैरानी में लड़की को घूर कर देखा या देखता रहा। ओके, तो यहाँ पर यह तर्जुमा हुआ इन लाइन्स का। आगे चलते और हम बात करेंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन, द आयरन मास्टर, लोहे का यानी लोहार, या लोहे यानी लोहार खाने का मालिक, एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी, गॉट अप इन अ गुड सीजन, यानी कि सुबह उठी, सुबह सुबह, टू गो टू द अर्ली चर्च सर्विस, किस लिए, टू गो टू द अर्ली चर्च सर्विस, यानी क्रिसमस की खिदमत में जल्दी जाने के लिए, गो टू द अर्ली यानी जाने के लिए, अर्ली सुबह सवेरे, तो
क्रिसमस की खिदमत के लिए सुबह सवेरे जल्दी जाने के लिए वो टाइम से पहले उठ गई। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका जो मेहमान था अब भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको कोई भी खलल नहीं डाला, यानी उस पर कुछ भी दखलंदाजी नहीं की, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं है। आगे वन एट अबाउट 10 o'clock, जब का मतलब यानी कब, एट अबाउट 10 o'clock तकरीबन 10 बजे, दे ड्रॉव बैक फ्रॉम द चर्च। ड्राइव बैक का मतलब वापस आना गाड़ी से। जब वो लोग गाड़ी यानी चर्च से गाड़ी के जरिए वापस आए, द यंग गर्ल सेट, नौजवान लड़की बैठ गई। एंड हंग हर हेड, और उसने जो है अपने जो है सर को लटका लिया। इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, कि कहीं ज़्यादा नफरत अंगेजी के साथ। डिजेक्ट का मतलब होता है इनकार कर देना, नकार देना, ओके। देन यूजुअल, आदत के मुताबिक, यानी जिस तरह से वो चीज़ों को नकार दिया करती थी या नापसंद किया करती थी, और वो अपने सर को जो है जिस हालत में लाती थी, उससे कहीं ज़्यादा बुरी तरीके से उसने अपने सर को पकड़ लिया और उसको यानी सर पकड़ लिया। हिंग हर हेड, यानी यहाँ पर कहते हैं गर्ल बैठ गई, यानी सर पकड़ कर बैठ गई। ओके, जब वो वापस आए तो लड़की सर पकड़ कर बैठ गई, बुरी तरह से, जिस तरह से वो आमतौर पर किया करती थी, उसके बिलमुकाबिल कहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं एट चर्च, क्योंकि चर्च पर शी हैड लर्नड का तर्जुमा को उसने सीखा था, यानी उसे पता चला था, डेट की वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स। तो वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स, यानी कि ओल्ड क्राफ्टर्स का मतलब जो शराकतदार थे पुराने, जो है कहाँ के शराकतदार, ऑफ द आयरन वर्क्स के जो पुराने शराकतदार थे, उनमें से एक हैड बिन रॉब्ड, उसकी चोरी कर ली गई है, यानी उसके यहाँ चोरी हो गई है। तो आयरन वर्क में जो काम करने वाले शरीक थे या मुशारिकी थे या शराकतदार थे, उनमें से एक के घर चोरी हो गई है। किसने की चोरी? बाय अ मैन, एक आदमी के जरिए। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेट्रेप, गो अराउंड का मतलब चक्कर लगाना, जो कि चक्कर लगाता रहता है। सेलिंग रेट्रेप्स, चूहेदान बेचते हुए, ओके। तो उसके यहाँ किसी चूहेदान के बेचने वाले ने चोरी कर ली। यस, हाँ, डेट वॉज अ फाइन फेलो, वो बहुत ही अच्छा दोस्त था। यू लेट इन टू द हाउस, तो यू लेट इन टू द हाउस का ताल्लुक किससे? फेलो से है, यानी जिसे तुमने घर में आने दिया। सेड द फादर, वालिद ने कहा, क्योंकि उन्हें लग गया था चोरी हो गई और यही आदमी है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, ये तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, तुमने घर में आने दिया था इसे, ये माना है। आगे कह रहे हैं आई ओनली वंडर, मुझे सिर्फ ताज्जुब है, या मैं सिर्फ ताज्जुब कर रहा हूँ, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट, कि कितने जो है चांदी के चम्मच छोड़ दिए गए इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, कपबोर्ड में बाय दिस टाइम, इस वक्त, यानी कितने जो है चांदी के चम्मच बचे हुए हैं, यानी कि चूंकि वो लोग चर्च चले गए थे और ये घर पर था, तो वही कह रहे हैं कि कुछ नहीं बचा होगा अब तो, सिल्वर के जो भी चम्मच थे सब खत्म हुई हो गए होंगे, यहाँ पर ये सेंस आ रहा है। आगे कह रहे हैं द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, द वैगन, वैगन का मतलब जो गाड़ी थी उनकी, द वैगन हैड हार्डली स्टॉप, कि बमुश्किल ही गाड़ी खड़ी हुई थी या रुकी थी, एट द फ्रंट स्टेप, यानी कि सामने की सीढ़ियों पर। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, तभी, व्हेन का मतलब होगा तभी, जैसे ही बमुश्किल खड़ी हुई थी गाड़ी, तभी आयरन मास्टर ने पूछा किससे? द वॉलेट, यानी खादिम से, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल हियर, कि क्या अब भी, वेदर का मतलब क्या अब भी, स्टिल का मतलब अब भी, जो अजनबी था यहीं पर है। और ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया, इसलिए वाज हो गया और यहाँ पर वेदर आ गया, चूंकि ये आपका जुमला इज से स्टार्ट हो रहा, डज या इज द स्ट्रेंजर स्टिल हियर, ओके। ये असल में है इज द स्ट्रेंजर स्टिल हियर, लेकिन आपने जब इसको इनडायरेक्ट में बदला तो वो सारे कायदे यहाँ पर लागू होंगे। आगे कह रहा है ही एडेड, उसने मजीद कहा, उसने जोड़ा नहीं कहेंगे, उसने मजीद कहा, डेड की ही हैड हर्ड एट चर्च, कि उसने चर्च में सुना है, डेड की द मैन वाज अ थीफ, यहाँ पर द का ताल्लुक है ये आदमी जिसके बारे में हमने अभी बात कर रहे, द मैन वाज अ थीफ, कि आदमी चोर था, आपका लफ्जी तर्जुमा हो लेकिन होगा चोर है। द वॉलेट आंसर डेट द फेलो हैड गॉन, जो खादिम था उसने जवाब दिया कि जो हमारा साथी था, यानी जो हमारे साथ था वो चला गया है, चला गया था नहीं चला गया है, क्योंकि ये इंग्लिश की ताबीर है डायरेक्ट स्पीच में।
और क्या बताया, एंड और ये बताया कि डैड की ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, कि उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया है। ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं लिया है विद हिम, अपने साथ एट ऑल, बिल्कुल भी। यानी वो चला तो गया है लेकिन अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। ओके, हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम यानी कुछ अपने साथ लेकर नहीं गया है। ऑन द कंट्री, कंट्रेरी का मतलब बरखिलाफ, इसके बरअक्स, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, कि वो पीछे छोड़ के गया है, अ लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेज, विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो वो छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है अपने पीछे, यानी चला गया, छोड़कर चला गया है, विच, जिसे मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड एनफ, कि जो मोहतरमा है यानी जो लड़की थी जिसका नाम विलियमसन था, वाज टू बी काइंड, वो बहुत मेहरबान थी, एनफ यानी काफ़ी मेहरबान थी, टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, एक जो है क्रिसमस के हदिये के तौर पर। ये मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा किया, लेकिन यहाँ पर क्या माना है, यानी कि यहाँ पर माना यह है कि वो छोड़ कर गया है और ये बड़ी मेहरबानी होगी किनकी, मोहतरमा विलियमसन की, कि वो इस तोहफे को कबूल करें, यानी उनके लिए तोहफा छोड़कर गया है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या बात हुई। आगे हुई बात कि द यंगर गर्ल ओपन द पैकेज, कि नौजवान लड़की ने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, विच वॉज सो बैडली डन अप, डू अप का मतलब होता है कोई चीज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको किया गया था, यानी क्या किया गया था, चूंकि पैकेज था यानी पैक किया गया था, होगा यहाँ पर। सो विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसे बहुत बुरी तरह से पैक किया गया था, डेट की इतनी बुरी तरीके से कि द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, कंटेंट्स का मतलब जो मटेरियल था उसमें जो मवाद थे, केम इन टू व्यू, वो सामने आ गया एट वंस, फौरन ही, जैसे हाथ में लिया सारा सामान खुलकर आ गया, यानी अच्छे से पैक नहीं किया था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, कि उसने जो है खुशी का एक छोटा सा शोर मचाया, यानी वो खुशी से चीख उठी, वो खुशी से चीख उठी, या खुशी के मारे उसकी चीखें निकल गईं। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, क्यों, शी फाउंड, उसे मिला या उसने पाया, स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी, एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 करोनर नोट्स, एंड इन इट, और उसमें ले थे, पड़े हुए थे, ले का मतलब पड़े रहना, 3 रिंकल 10 करोनर नोट्स, रिंकल का मतलब मुरझाया हुआ, या जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मोड़ देते हैं तो वो जो सिलवट बन जाती है वो मुराद है, यानी मुरझाया हुआ कह सकते हैं, सिलवट पड़े हुए 3 नोट थे, किसके, करोनर के, यानी 30 थे, 30 इसने चुरा लिया था, वो 3 नोट छोड़ दिया था। बट डेट वॉज नॉट ऑल, बट डेट वॉज नॉट ऑल, लेकिन सिर्फ यही नहीं था, यानी सिर्फ जो है चूहेदानी और 30 जो करोनर के नोट, 30 जो है नोट्स थे, यानी मीन 10 करोनर के 10 जो नोट्स थे वही नहीं थे। इन द रेट्रेप, चूहेदान में, ले पड़ा हुआ था, क्या, ऑल्सो भी, अ लेटर, एक खत, चूहेदान में एक खत भी था, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर, जो कि लिखा हुआ था बड़े से जैगेड कैरेक्टर्स। अब जैगेड का मतलब यानी गैर महज़ब अंदाज कह सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े अल्फाज में गैर महज़ब अंदाज में, यानी उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं रही होगी। मैंने इसका माना देखने की कोशिश की, जैकेट का क्या माना हो सकता है, बट यहाँ पर जो माना मुझे दिखाया था वो ये है कि यानी दांत पड़े हुए, जिसके दांत निकले हों, ये माना दे रहा है। लेकिन यहाँ पर यह माना है कि जब कोई इंसान, बूढ़ा इंसान लिखता है ना, तो उसकी जो तहरीर होती है वही माना है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जैक्ड कैरेक्टर यानी भद्दे अंदाज में लिखा हुआ था, ये माना आप ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्या लिखा हुआ था हम इसके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ था ऑनर्ड एंड नोबेल मिस, ऑनर्ड इज्जत माब कह सकते हैं, नोबेल का मतलब इज्जत माब होता है, मिस यानी मोहतरमा, तो इसका तर्जुमा हम मोहतरमा से कर सकते हैं, मोहतरमा साहिबा। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, चूंकि यू हैव बीन, आप थी, सो नाइस बहुत अच्छा, टू मी मेरे लिए, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं कैप्टन रहा हूँ, यानी आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा मामला किया, ऐसा सलूक किया, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू,
मैं आपके साथ मेहरबान होना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ अच्छा मामला करना चाहता हूँ, इन रिटर्न बदले में। एज इफ गोया कि आई वॉज अ रियल कैप्टन, गोया कि मैं हकीकत में कैप्टन था, यानी आपने मुझे इज्जत दी एज ए कैप्टन मान करके, तो मैं भी बदले में आपको उसी तरह से आपके साथ अच्छा करना चाहता हूँ जैसे कि मैं रियल कैप्टन ही था। फॉर क्योंकि, क्यों ऐसा करना चाहता? फॉर क्योंकि आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप शर्मिंदा हों एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के मौसम में, बाय अ थीफ, एक चोर के जरिए। ओके, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, बट लेकिन यू कैन गिव द मनी बैक टू ओल्ड मैन, कि आप इन पैसों को उस बूढ़े आदमी को वापस कर सकती हैं ऑन द रोड साइड, जो कि सड़क के किनारे पर है, यानी उसका घर बूढ़े आदमी के सड़क के किनारे था, तो उसको आप दे सकती हैं। हु हैज़ द मनी पाउच, हु हैज़ द मनी पाउच, जिसके पास पैसे का पाउच है, हैंगिंग ऑन द विंडो, ये हैंगिंग ऑन द विंडो का ताल्लुक पाउच से, जो कि खिड़की के फ्रेम पर लटक रहा है। किस तरह से आप दे सकते हैं? एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, ये जो फ्रेम पर लटक रहा है किस लिए लटक रहा है? एज अ बेट, एक जो है टुकड़े के तौर पर, फॉर पुअर वॉन्डरर्स, बेचारे रास्ता भटकने वालों के लिए। यानी कि ये जो पैसे का पाउच है ये लटक रहा है, किसके लिए लटक रहा है? यानी कि जो है, जो अजनबी लोग आते हैं, जिनको, जो रास्ता भटक जाते हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता है, उन बेचारों के लिए वो लटक रहे हैं। उनका ये मतलब वो सामान है, यानी बूढ़ा उनमें से खर्च करता है उन लोगों पर, ये माना है। द रेट्रेप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, और आगे कह रहा है कि जो चूहेदानी है ये एक क्रिसमस का तोहफा है, फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से, वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ड्स ट्रैप, वो चूहा वुड हैव बीन कॉट, जिसको पकड़ लिया जाता, इन दिस वर्ड्स ट्रैप, इस दुनिया के चूहेदानी में, if he had not been raised to captain, if he had not been raised to captain, अगर उसको जो है उठाया ना जाता कैप्टन तक, रेस्ट का मतलब उठाना, अगर उसे कैप्टन तक नहीं उठाया जाता तो वो जो है फंस जाता। यानी कि ये जो हदिया है एक ऐसे चूहे की तरफ से है, या ऐसे चूहे की तरफ से, यानी एक ऐसे आदमी की तरफ से है कि अगर उसके साथ ये मामला ना किया जाता तो वो इसमें फंस जाता। ठीक है, यानी फिर से चोरी करता, फिर वो फंस जाता, ये कहना चाह रहा। बिकॉज, क्योंकि इन डैट वे, इस तरीके से ही गॉट पावर, उसे कुव्वत मिली, टू क्लियर हिमसेल्फ, खुद को साफ करने का। यानी आपने उसके साथ जो राजाओं जैसा सलूक किया, उसकी वजह से उसे ताकत मिली, उसके अंदर हौसला पैदा हुआ कि अपने आप को अच्छा कर सके, और अपना जो है मुहासबा कर सके, अपने आप को अच्छे अंदाज में पेश कर सके, और अपने जो है गुनाहों से माफ़ी मांग सके, वरना फिर से चोरी करता। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, रिटर्न का मतलब दिस लेटर हैज़ बीन रिटन, इसको लिखा गया है दोस्ती के साथ और इज्जत के साथ, यानी दोस्ती और एहतराम का लिहाज करते हुए इसको मैंने लिखा है, कैप्टन वॉन स्टेल, और उसने नीचे अपना नाम लिख दिया था, साथ में कैप्टन भी लगा दिया था। ओके, तो यहीं पर ये हमारी कहानी ख़त्म हुई, और साथ ही साथ हमारा जो इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स था वो भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी ज़ुबान के जो जुमले हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, उनको समझने में आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। अगर आप पहले 10% समझते थे तो मुझे कवी उम्मीद है एटलीस्ट आप 30 तो समझ ही लेंगे। मैं 80-90 तो नहीं कह सकता, लेकिन आप 30 तो समझ ही सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको कुछ ऐसे असबाक दूं, और मैंने इसलिए जो है यानी आसान से शुरू किया, थोड़ा थोड़ा मुश्किल आता गया, और फिर आखिर में आकर के ये सबक आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा हो। इसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि जो सबक था, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो नॉवेल टाइप का था। तो मेरा जो मकसद था इस सबक को इसमें ऐड करने का वो ये था, ताकि आप हमारे साथ एक सबक की जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे चल करके आप खुद से ही जब पढ़ना चाहेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, बहुत ज़्यादा मुआविन होगी। तो इसलिए मैंने आपको जो है ये सबक पढ़ा दिया है। और जाहिर सी बात है कि जितनी किताबें अंग्रेज़ी में लिखी हुई सबका तर्जुमा तो मैं करा नहीं सकता, तो इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद से ही मेहनत करें। आप कोई नावल उठा लें या कोई भी जो है किताब उठा लें, उसको आप पढ़ें। अगर आप इस पूरे लेसन्स को देखें
तो इन पूरे लेसन्स में 20 लेसन्स में मैंने एनसीईआरटी की जो इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश सिखाने के लिए, उनको मैंने कवर किया है। अगर हम बात करें कि मैंने कौन कौन सी किताबों से आपको पढ़ाया है, तो मैंने बताया जैसा कि एनसीईआरटी की सारी किताबें हैं, जिसमें से पहली किताब थी आपकी क्लास 5 में, मेरी गोल्ड नाम है इसका। दूसरा है हनी सकल, ये आपकी क्लास 6 की किताब थी। तीसरी किताब थी हनी कॉम, ये आपकी क्लास 7 की किताब थी। और जो आगे की किताबें हमने आपको पढ़ाई थी उनमें से है आपका ड्यू, ये क्लास 9 में पढ़ाई जाती है। और बिहाइव क्लास क्लास ये 8 है, ये क्लास 9 है। फर्स्ट फ्लाइट ये क्लास 10 की किताब है, और इसी में शायद 11 का भी होगा। मैंने किताब चूँकि मैंने जो हार्ड कॉपी ली, मैंने सॉफ्ट कॉपी ली थी, नेट से डाउनलोड किया था, शायद इसमें 11th का भी इसी में हो। ओके, और आगे जो मैंने किताब पढ़ाई वो ये 11th की यहाँ पे है, तो मतलब वो 10th के लिए थी। ये हॉर्नबिल, ये आपकी 11वीं जमात की जो किताब है उससे मैंने एक सबक लिया था, और 12वीं जमात में जो किताब पढ़ाई जाती है जिसको हम फ्लेमिंगो कहते हैं, उससे मैंने लिया था। तो एनसीईआरटी आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिलेबस था, वहाँ से मैंने इसको लिया है, और मैंने एक एक सबक या दो सबक जैसा भी मुझे मुनासिब लगा मैंने यहाँ पर जमा कर दिया था। और ख़ास करके जो 5वीं जमात की किताब है उससे तो मैंने पूरा ही पढ़ा दिया, समझ लीजिए, सिर्फ पोइट्री को छोड़ करके। ओके, तो बेहतर होगा कि चूँकि आपने हमारे साथ इन किताबों के कुछ असबाक को पढ़ लिया है, तो बेहतर होगा कि आप इन्हीं किताबों को शुरू से पढ़ जाएँ। ठीक है, 5th को पढ़ें, फिर 6th को पढ़ें, फिर 7th को पढ़ें, फिर 8th को पढ़ें, फिर 9वीं जमात को पढ़ें, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। इस तरह से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसका एक सबक पढ़ चुके हैं, तो एक पैटर्न आपके जहन में आ जाएगा, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। ओके, और फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी टीचर आपको सारी किताबों का तर्जुमा नहीं करा सकता। ये आप खुद हैं जो अपनी ज़रूरत के एतबार से किताबों को चुनेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आपकी आसानी के लिए मैं लिंक्स को प्रोवाइड कर दूंगा हर लेसन्स के नीचे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ख़ास तौर पर इस वीडियो में आप इस पूरी किताब को डाउनलोड कर लेंगे, या आप इसको दुकान से भी ख़रीद सकते हैं। बेहतर होगा आप किताब ख़रीद ही लें, ताकि आप वहाँ पर अल्फाज माने भी लिख लें और आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं कुछ आपको दे सकूं इस कोर्स को मुकम्मल करने से पहले, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर आपको दिया होगा। और इसी के साथ अब हम आपसे रुखसत होना चाहते हैं। हमारा जो इंटरमीडिएट का जो कोर्स था वो ख़त्म हो गया है। अब आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने में अगर दुश्वारी होती है तो यह आपकी खुद की गलती है, किसी उस्ताद की, आपके किसी बड़े की ज़रा सी भी गलती नहीं है। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अब हमारा जो कोर्स यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आगे सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं हर महीने अलग से कोर्स स्टार्ट करूँगा। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। अलबत्ता आपकी आसानी के लिए मैं कुछ लेसन्स के इस माने में, यानी तकरीबन 35 लेसन्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंग्लिश स्पीकिंग से मुतालिक, जिसमें मुख्तलिफ रोल प्ले होंगे। जैसे कि आप दुकान पर जाएंगे कैसे बात करेंगे, जूते वाले के पास जाएंगे कैसे बात करेंगे, अगर आप कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ जाकर कैसे बात करेंगे। इस तरह के जो असबाक होंगे इनका ताल्लुक़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 35 लेसन कम से कम आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि जब आप स्पीकिंग करना चाहें तो आपको परेशानी ना होगी क्या बोलें, क्योंकि सिर्फ ज़ुबान को सीख लेना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि मटेरियल का होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कुछ प्रोवाइड कर सकूँ स्पीकिंग से मुतालिक। तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक बात याद रखें कि जब तक आप खुद से बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी किताब, कोई भी उस्ताद आपको नहीं सिखा सकता है। बोलने का ताल्लुक़ बोलने से है, लिखने का ताल्लुक़ लिखने से है, पढ़ने का ताल्लुक़ पढ़ने से है। अलबत्ता मेरा कोर्स जो है इससे आपको इंशाल्लाह सब कुछ फ़ायदा मिलेगा, लिखने से लेकर के पढ़ने तक और बोलने तक। अलबत्ता बोलने की जो बात है परफेक्ट आप उसी वक्त होंगे जब आप खुद से ही बोलना शुरू करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेहनत करेंगे और आप इन किताबों को पढ़ेंगे और आप इंशाल्लाह ज़रूर हमारे
कोर्स स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करेंगे। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अब कब होगी मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3rd लेवल भी स्टार्ट कर सकूं, ताकि हमारा जो पूरा कोर्स है वो आपके हाथ में हो और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। और 3rd कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। शुरू ही में वीडियोज़ मौजूद हैं, यानी कि शुरू के दिनों के जो वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं। मैंने 3rd लेवल में भी बता रखा है कि 3rd लेवल में क्या पढ़ाया जाएगा। अलबत्ता इसे ही बता देता हूँ कि 3rd लेवल में हमारा जो है प्रोफेशनल लेवल का होगा, जिसमें हम बताएंगे कि एसे कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखें, ईमेल कैसे लिखें, ट्रांसलेशन वगैरह के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यानी कि इंशाल्लाह वहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को एज अ प्रोफेशनल पेश किया जाए, कैसे पैसे कमाए जाए वगैरह। चूँकि आपने पढ़ रखा है और कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि मैं अब पैसे भी कमाऊँ, तो इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे 3rd लेवल में। लेकिन इसके लिए आपको पहले इन दोनों लेवल्स को अच्छे से समझना होगा। इसकी वजह ये है कि मैंने सारी जो कोर्स को तैयार किया, पूरा का यानी मेरा जो पूरा कोर्स है वो इसी पर बेस्ड है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन कोर्स को अच्छे से समझ लें और फिर हमारे साथ आप प्रोफेशनल लेवल को पढ़ें। और इसी के साथ आपसे रुखसत होते हैं। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला मेरे इस अमल को, मेरे इस काम को कबूल फरमाए और मेरे हक़ में सदक़े जारिया बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।